एजी आप समझते क्यों नहीं, बहुत रात हो गई है। नैतिक, यक्ष यहाँ पर नहीं है। यूं जानवर की तरह क्यों घसीट रहा है? शिकारी हो शिकारी, तुझ जैसे पित्ती से नहीं डरता। शैतान नहीं, शिकारी हूँ मैं। आज तुमने उसका खून किया, कल मुझे भी मार दोगे। हर चीज कल पर नहीं छोड़ते पापा, कुछ चीजें समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए। घने जंगल में बरसते बादल के नीचे यक्ष पानी से ज्यादा खून से लथपथ था। वो अपने पिता के सीने में खंजर ऐसे उतारे जा रहा था जैसे सालों की रंजिश हो। उसका चेहरा पूरी तरह से अपने ही पिता के खून से लथपथ था। तभी जंगल में एक आवाज गूंजी। यक्ष ने सामने देखा तो वो उसकी माँ थी, जो उसकी दरिंदगी को देखकर चीख पड़ी थी। एक माँ अपने बेटे की ऐसी हैवानियत देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अपने बेटे ने उसके मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर उसे विधवा बना दिया था। लेकिन यक्ष की नजर में मानो माँ बाप के मायने ही बदल गए थे। यक्ष के हाथ का खंजर उसके ही पिता के सीने में धंसा हुआ था। वो अपनी माँ को छोटी छोटी नजरों से ऐसे देख रहा था जैसे मानो उसके लिए वो कोई शिकार हो। देखते ही देखते यक्ष फिर माँ की तरफ देख चिंगाड़ दिया और अपने पिता के सीने से खंजर निकाल माँ की तरफ बढ़ने को हुआ ही था कि नैतिक ने उसके पांव को पकड़कर खींच लिया और यक्ष मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। भाग निकलो सुलोचना, ये दरिंदा है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूं तो सुलोचना अपने बेटे की साइड लेती थी, लेकिन इस बार उसे अपने पति की बात ज्यादा सही लगी, क्योंकि उसका सिर्फ एक बेटा नहीं दूसरा भी है, यक्ष का जुड़वा भाई दक्ष, जिसकी जान को यक्ष से खतरा हो सकता है। इसलिए सुलोचना जैसे तैसे वहां से भाग निकली। इधर यक्ष खुद को नैतिक से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैतिक ने उसके पांव को इस तरह पकड़ रखा था कि उससे छुड़ाना मुश्किल था। और भले ही यक्ष एक बच्चा था, पर इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने अपने खंजर को चलाते हुए एक ही झटके में अपने पिता के हाथ को काट दिया, जिसके बाद पहले से जख्मी नैतिक ने कुछ ही पल में अपना दम तोड़ दिया और यक्ष उसी ओर निकल गया जिधर उसकी माँ गई थी। खून से सने खंजर के साथ जब वो अपने घर पहुंचा तो ना तो वहां उसकी माँ थी, ना ही उसका जुड़वा भाई दक्ष। वो वहीं अपने घर के हॉल में घुटने टेक कर बैठ गया। डर कर भाग गए सब, इस शिकारी से डर कर भाग गए। अब मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? यक्ष और पापा कहाँ हैं? ये आवाज दक्ष की थी, जिसे यक्ष ने बहुत दूर से ही सुन लिया था और उसी तरफ अपने खंजर को लेकर दौड़ पड़ा। सड़क पर दक्ष को लेकर भाग रही सुलोचना ने जैसे ही देखा कि यक्ष उसका पीछा कर रहा है तो उसने दक्ष को उठाकर एक लकड़ी से लदी ट्रॉली पर चढ़ा दिया और उसने ड्राइवर के हाथ में बहुत सारे पैसे थमाते हुए कहा कि अभी तुरंत यहाँ से निकले। ड्राइवर ने भी इतने सारे पैसे देख तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि सुलोचना उस ट्रॉली में चढ़ दी, यक्ष ने पीछे से खंजर फेंक कर मारा, जो सीधे उसकी माँ सुलोचना की पीठ पर जा घुसा और वो वहीं पर गिर पड़ी। दक्ष भी अपनी माँ का ये हाल देखकर दर्द से चीख पड़ा था। रुको रुको रुको, गाड़ी मत रोको, मेरे बेटे को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, सुरक्षित। माँ, मुझसे दूर मत जाओ माँ। 20 साल बाद। रोते क्यों हो दक्ष? कहीं नहीं गई है माँ, मैं तो उनसे मिली भी नहीं, फिर भी हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो हमारे आसपास ही हैं। और तुम हो कि हमेशा आंखों में आंसू ले आते हो। भला माँ को रोते हुए भी अच्छे लगोगे तुम। पापा मम्मा मैं रेडी हो गई। आप रो रहे हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बेटा, बस आपकी मम्मी परेशान कर रही थी। चलो घूमने चलते हैं हम, शिमला। 20 साल के बाद अब दक्ष फैमिली वाला हो गया था। उसकी एक सुंदर बीवी और एक 10 साल की प्यारी सी बेटी भी थी और सभी हंसी खुशी शिमला घूमने जा रहे थे। शिमला में वो घूमे फिरे।
और शाम होते ही सभी अपने घर के लिए निकल गए। रात को सबने साथ में खाना खाया और सो गए। अगले 2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन स्कूल से खबर आई कि नायरा ने खून की उल्टी की है। दक्ष उसके स्कूल भागा और फिर वहां से सीधा अस्पताल। पर नायरा की रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल था। वो नायरा को लेकर घर आ गया। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर ना तो नायरा ने कुछ कहा और ना ही कुछ खाया। दक्ष और माया की लाख कोशिशों के बाद भी उसने 1 या 2 निवालों के सिवा कुछ और नहीं निकला और ना ही वो कई रातों तक सोई। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट में हर चीज नॉर्मल थी, जिससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि बात कुछ और ही है। दक्ष ने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो पैरानॉर्मल चीजों के बारे में जानकारी रखते थे, और जब वो दक्ष के घर में आए तो भांप लिया कि यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। मतलब ये था कि दक्ष की बेटी नायरा किसी आत्मा से पोजेस्ड है। ये बात सुनते ही माया रो पड़ी और भागते हुए अपनी बेटी नायरा को गले लगा लिया। पर वो ऐसे बुत बनी बैठी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दक्ष, दक्ष, तुम्हें जो करना है करो, पर मेरी बेटी को पहले जैसा कर दो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। दक्ष एक बार फिर से अपने परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता था। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे संभाला और उसे मिस्टर और मिसेस चार्ल्स के बारे में बताया। जिसके बाद दक्ष ने उन्हें कॉल करके सारी बात बताई और फिर कुछ घंटों के बाद ही उनके घर की घंटी बजी। दक्ष ने दरवाजा खोला तो सामने मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स थे। घर में तो हर तरफ नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है। नायरा उस कमरे में है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? हमने तो नहीं बताया। हमारा तो यही काम है माया जी, बुरी शक्तियां भाप लेती हूँ मैं, जो इस वक्त इस कमरे में हर जगह फैल रही है। डरिए मत, कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता, पर आपके घर का तो एक पत्ता भी नहीं हिला। मुझे नायरा को देखने दीजिए। चार्ल्स, मदद करोगे या फिर उस गमले को ही देखते रहोगे? क्या करूं? एंटीक चीजें देखकर मेरी आत्मा वहीं रुक जाती है। चार्ल्स! मिसेस के आंख दिखाते ही चार्ल्स नायरा के पास आया और उसके सिर पर क्रॉस लगाकर कुछ गुदगुदाने लगा। उसी वक्त मिसेस चार्ल्स नायरा के ठीक सामने बेड पर बैठ गई और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और अपनी आंखों को बंद कर मंत्र गुदगुदाने लगी। जिसके साथ ही नायरा की आंखें और भी खुल गईं और गर्दन ऊपर की तरफ मुड़ वो बेड से थोड़ी ऊपर हवा में तैरने लगी, और उसके साथ ही मिसेस चार्ल्स भी। ये सब देख माया ने घबराकर दक्ष को पकड़ लिया और कांपने लगी। कुछ देर बाद दोनों हवा से वापस बेड पर आ गए। चार्ल्स ने नायरा के सिर से क्रॉस हटाया और वो अपने दोनों पांवों को हाथ में समेट कर रोने लगी। माया उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मिसेस चार्ल्स ने उसे रोक दिया। इन सब से दूर रहो अभी। इसके शरीर में अभी एक बच्चे की आत्मा है। तो उसे बाहर निकालिए ना, आजाद कीजिए मेरी बच्ची को उससे। पैसे की चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। पैसे तो हम लेंगे ही दक्ष, पर लाश के बदले नहीं। अगर अभी तुम्हारी बेटी का एक्सोर्सिज्म किया तो वो मर भी सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है और बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं। तो अब क्या होगा? मेरी बेटी क्या ऐसे ही रहेगी? नहीं, पता करते हैं आखिर वो चाहता क्या है। मिसेस चार्ल्स नायरा के अंदर छुपे उस बच्चे की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और फिर पता चलता है कि वो किसी की मौत चाहता है और उसकी मौत दक्ष के हाथ ही होनी चाहिए। तभी वो उसकी बेटी के शरीर को छोड़ेगा, नहीं तो उसके साथ ही रहेगा हमेशा ऐसे ही। दक्ष ये सब सुनकर परेशान हो गया। वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार नहीं था। उसने पूछा भी कि उसे आखिर किसका खून करना होगा और उसके हाथों ही क्यों। दक्ष के इतना कहते ही नायरा हवा में ऊपर चली गई। उसके शरीर की सारी हड्डियां खुद ब खुद अकड़ने लगी थी और फिर दक्ष को देख उससे गुस्से में कहा, तुझे जानना है ना कि मैं किसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ? तो सुन, मैं अपने बाप को मरता हुआ देखना चाहता हूँ, जिसने मुझे मारा और अब मेरी माँ को भी मार देगा। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान के भेष में जंगली शिकारी है, जिसने तेरे बाप को मारा और तेरी माँ को भी।
तेरा जुड़वा भाई यक्ष, जिसने तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को मारा। तू अपनी माँ को नहीं बचा पाया, पर मेरी माँ को बचा ले उस दरिंदे से चाचा। क्या दक्ष इस आत्मा की बात मान लेगा? क्या वो अपनी माँ की मौत का बदला लेगा? और क्या दक्ष यक्ष से सामना करने पर जीत पाएगा, या वो भी उस शिकारी का शिकार हो जाएगा? जानेंगे सब, और इस बच्चे की कहानी शिकारी के अगले भाग में, जिसे अगर आप जल्दी ही देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और अभी शेयर के बटन को दबाकर कहानी को सब जगह शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे शिकारी के अगले भाग आर या पार में।